हेलो दोस्त, मैं कॉमर्स टीचर विशाल कुमार और आज मैं क्लास 12th में लेसन 5 अकाउंटेंसी में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस लेसन का नाम है आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। इसके पहले कि पार्टनरशिप से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे लेसनों को स्टडी किया है, लेकिन लेसन 5 में क्या है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। अभी तक जो हम लोगों ने पार्टनरशिप से रिलेटेड लेसन को स्टडी किया उसमें यही था कि वर्तमान साझेदार जो थे उनके ही लाभ हानि का अनुपात में परिवर्तन हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब फर्म में एक नए साझेदार का प्रवेश होगा। जो पार्टनरशिप ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें 2-4 ऑलरेडी पार्टनर हैं, उन पार्टनर के बीच में एक नए पार्टनर फर्म में आएगा, यानी कि 5वां वो मालिक बनेगा। तो नए साझेदार का प्रवेश का अर्थ हम कह सकते हैं, मीनिंग ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि साझेदारी व्यवसाय में नए सदस्यों का स्वामी के रूप में प्रवेश होना, जिससे क्या होता है, साझेदारी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी कि दोस्तों, जब भी कोई पार्टनरशिप चल रहा है उसमें अगर न्यू पार्टनर्स आते हैं तो क्या होता है, वो नए सदस्य हैं। न्यू पार्टनर्स आते हैं पार्टनरशिप में, वो न्यू पार्टनर्स हैं, नए सदस्य हैं, जिससे व्यवसाय में, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की संख्या में वृद्धि तो होते ही हैं और साथ साथ एक ऑनर भी बढ़ जाता है, यानी कि एक मालिक भी बढ़ जाता है। जैसे कि ऑलरेडी पहले से ही 4 साझेदार हैं किसी भी फर्म में, उसमें 5वां साझेदार आता है तो वो भी मालिक हो गया। साझेदारी व्यवसाय में नए सदस्यों का स्वामी के रूप में प्रवेश और साझेदारों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी कि पहले जो पार्टनरशिप में 4 मेंबर थे, 4 सदस्य थे, उसमें कितने हो जाएंगे, अब 5 हो जाएंगे। यानी कि अब उस व्यवसाय में जो ऑनर होगा वो 5 का 5 आदमी होगा। अब यहाँ पे बात आती है हम लोगों के सामने कि नए साझेदार का जो प्रवेश है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, क्या वो फर्म में प्रवेश पुराने साझेदारों की सहमति से होगा, या पुराने साझेदार अगर 4 हैं तो उसमें से कोई साझेदार कहता है कि नहीं, इसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो क्या उस पार्टनर्स का प्रवेश होगा, उस पार्टनर्स का इनकमिंग होगा पार्टनरशिप में? तो इसके लिए एक्ट है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार किसी भी साझेदारी में पुराने साझेदारों की सहमति से ही नए साझेदारों का फर्म में प्रवेश होगा। मीन्स कि जब भी कोई पार्टनर्स फर्म में आएगा तो जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स एग्री होंगे कि जो 5वां पार्टनर से उसको फर्म में प्रवेश दिया जाए। तो जब नए साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो जिस दिन प्रवेश करेगा उस दिन से ही फर्म के संपत्ति में, फर्म के लाभ हानि में वो हिस्सेदार होगा। अगर एक एग्जाम्पल को लूँ मैं, तो अगर 1 जून को कोई पार्टनर्स फर्म में आता है, न्यू पार्टनर्स एडमिशन होता है उसका, तो 1 जून के बाद से 1 जून के पूरे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि जून के बाद से ही फर्म में जो भी संपत्ति होगा और जो भी लाभ होगा वो उसमें हिस्सेदार कहलाएगा। तो क्योंकि फर्म में जब न्यू पार्टनर्स आएगा तो संपत्ति में भी उसका अधिकार होगा और फर्म का जो लाभ और हानि होगा उसका भी उसमें हिस्सेदारी होगा। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन साझेदार फर्म में आएगा उस दिन के बाद से, मैंने कहा ना, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि अगर 1 जून को कोई पार्टनर्स आता है तो 1 जून के बाद से जो भी संपत्ति फर्म में होंगी, जो भी लाभ होगा, जो भी हानि होगा, वो उसमें हिस्सेदार होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यानी कि 31 मई के पहले फर्म की जो संपत्ति होगा
जो भी लाभ होगा, जो भी हानि होगा, वो उसमें हिस्सेदार नहीं होगा। मीन्स कि जिस दिन वो फर्म में प्रवेश करेगा उस दिन से जो भी फर्म में संपत्तियां होंगी, जो भी लाभ होंगे, उन सभी लाभों और हानियों में उसका हिस्सेदारी होगा। अब इसमें एक और बात आता है कि जब नए साझेदार फर्म में प्रवेश करते हैं तो वो क्या लेके आते हैं। कोई भी पार्टनर्स जब फर्म में प्रवेश होगा तो क्या लेके आएंगे। तो पहला तो आपको पता ही होगा कि वो कैपिटल लेके आते हैं और दूसरा गुडविल लेके आते हैं। मीन्स कि कोई भी पार्टनर्स जब फर्म में आएगा तो वो कैपिटल की राशि लेके आएगा और गुडविल का जो मेरा अमाउंट है वो लेके आएगा। क्योंकि जब वो कैपिटल और गुडविल लेके आता है तभी वो उसको संपत्ति में और लाभ में हिस्सा दिया जाता है। ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक कि प्रवेश करने वाले साझेदार की स्थिति। जो साझेदार प्रवेश करेगा उसका कंडीशन क्या होगा। तो मैंने कहा है कि वो स्वामी के रूप में आएगा, व्यवसाय में वो स्वामी के रूप में आएगा। एक नए सदस्य होगा जिसमें साझेदारी व्यवसाय में क्या होगा, साझेदारों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार कोई भी नया साझेदार तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक पुराने साझेदार की सहमति न हो। यानी कि जब भी कोई भी फर्म में न्यू पार्टनर्स आएगा तो जो भी हमारे पुराने साझेदार हैं फर्म में, उनकी जितने साझेदार हैं सबकी सहमति होनी चाहिए, तभी वो फर्म में प्रवेश कर सकता है। और जिस दिन प्रवेश करेगा उस दिन के बाद से जो भी फर्म में प्रॉफिट होंगे, लॉस होंगे और एसेट्स होंगे, उसमें उस पार्टनर्स का हिस्सा होगा। उसके पहले का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, जो भी एसेट्स होगा, उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और जब भी फर्म में न्यू पार्टनर्स आएगा तो वो कैपिटल की राशि लेके आएगा और गुडविल की राशि लेके आएगा, और इन दोनों राशि लाने के बाद ही उसको फर्म में संपत्ति में और लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। तो आप समझ चुके होंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जब कोई पार्टनर फर्म में आता है तो क्या क्या होता है। अब इसमें आते हैं साझेदार के प्रवेश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी फर्म में कोई भी न्यू पार्टनर्स आते हैं, या फर्म से कोई रिटायरमेंट लेता है, या कोई पार्टनर डेथ कर जाता है, या करंट पार्टनर्स के ही प्रॉफिट लॉस में चेंजिंग होता है, तो कुछ ना कुछ जो है इफ़ेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक वैसे यहाँ भी जब फर्म में न्यू पार्टनर्स आएंगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। साझेदारी के प्रवेश का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पार्टनर्स, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सबसे पहला क्या होगा कि जो पुराना हमारा एग्रीमेंट होगा वो द एंड हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा। तो वही चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। पहला जैसे दिया है, साझेदार के प्रवेश के कारण पुराने साझेदारी का अंत हो जाता है और एक नई साझेदारी का पुनर्गठन होता है। मीन्स कि जो भी पुराना हमारा एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, द एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बनेगा, इसमें पांचों व्यक्ति भी रहेगा। दूसरा है, नए साझेदार का लाभ का हिस्सा प्राप्त होता है। नए साझेदार को लाभ का हिस्सा प्राप्त होता है जिसके फलस्वरूप पुराने साझेदार का संयुक्त हिस्सा घट जाता है। मीन्स कि जब भी फर्म में न्यू पार्टनर्स आएगा तो आपको पता है कि जब जो भी साझेदार होगा वो लाभ की राशि, जो भी फर्म में लाभ होगा उसमें उसको हिस्सा मिलेगा। तो क्योंकि पुराने साझेदार क्या होगा, वो हिस्सा नए साझेदार को देगा, यानी कि पुराने साझेदार के लाभ के हिस्से में कमी आ जाएगी और नए साझेदार को लाभ का हिस्सा प्राप्त होगा। तीसरा है, नए साझेदार के प्रवेश के कारण साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। निश्चित ही कि जब भी कोई फर्म में नए साझेदार आएगा इसमें क्या होगा, आपको संबंधों में परिवर्तन होंगे। मीन्स कि कहीं ना कहीं सारे के सारे साझेदारों के या कुछ साझेदारों के लाभ के हिस्से में कमियां होंगी। 4 नंबर है, फर्म में साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है, निश्चित बढ़ती है। ये एक प्रभाव है कि जब भी फर्म में नए साझेदार आएगा तो उसके लाभ, उसकी साझेदारों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। मैंने कहा कि ऑलरेडी पहले से 4 साझेदार थे किसी फर्म में, अब उसमें एक साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो निश्चित ही क्या होगा, अब साझेदारों की संख्या बढ़ के 5 हो गए, यानी कि साझेदारों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। 5 नंबर में है, नए साझेदार का प्रवेश के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और इन अधिकारों को प्राप्त करने हेतु उसे अपने हिस्से ख्याति लानी पड़ती है। मीन्स कि कोई पार्टनर्स फर्म से जब लाभ का हिस्सा प्राप्त करेगा तो उसके लिए उसको कंपनसेशन के रूप में जो भी पुराने साझेदार लाभ के हिस्से को त्याग करेगा उसको ख्याति की राशि दी जाएगी। 6 नंबर में है, ख्याति की राशि नगद में लाई जा सकती है अथवा नगद राशि लाने में समर्थ होने पर पूंजी खाते के माध्यम से इसका समायोजन किया जा सकता है। और ख्याति की राशि को
ख्याति की राशि विभाजन पुराने साझेदार में उनके लाभ उनके द्वारा किए गए त्याग के अनुपात में किया जाएगा। मीन्स कि जो भी गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड पार्टनर्स में, वो ओल्ड रेशियो में ही किया जाएगा। 7 नंबर है साझेदार के प्रवेश के कारण फर्म की पूंजी बढ़ जाती है और फर्म के प्रबंधन या कामकाज के अनुभवी व्यक्ति को सेवा प्राप्त हो जाती है। निश्चित ही पहले फर्म में 4 साझेदार थे तो 4 तरह का कैपिटल था। अब एक नया साझेदार फर्म में आएगा तो क्या होगा, 5वां साझेदार जब कैपिटल लेके आएगा तो फर्म का कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। 4 जो पहले से था उसका और 1 जो अभी आया है उसका, यानी कि 5 साझेदार होंगे तो कैपिटल उसका फर्म का बढ़ जाएगा। अब आते हैं सबसे इसमें आगे वाला जो टॉपिक हम लोग का है कि नए साझेदार की आवश्यकता। अगर मैं आपसे कहूँ कि नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, किसी भी जब ऑलरेडी फर्म हमारा चल रहा है, हमारा फर्म ऑलरेडी चल रहा है, हम 4 साझेदार हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि 5वें साझेदार के लाने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें तो साझेदारों की अधिकतम संख्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकता है। अभी तो हम 4 की ही बात कर रहे हैं, आप 50 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ गई, हर चीज़ को बदलने के लिए जब बदलाव होता है तो कोई ना कोई ज़रूरत होता है, नीड होता है। ठीक वैसे यहाँ भी कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम लोग को फर्म में एक नए एडमिशन न्यू पार्टनर्स को जो है वो लाना पड़ा। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों कहीं ना कहीं व्यवसाय में पूंजी की कमी हो जाती है, कैपिटल की कमी हो जाती है जिसके कारण हम लोग फर्म में न्यू पार्टनर्स को लाते हैं। या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी हमें और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम नए साझेदारों को लाते हैं तो उसके द्वारा लाई गई पूंजी से अपने व्यवसाय में लगाते हैं, जिससे हमारा व्यवसाय काफ़ी तेज़ी से विस्तार करता है, बढ़ता है। इससे पहला दिया हुआ है कि जब व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो। मैंने पहले ही बताया कि जब भी बिजनेस में पैसे की आवश्यकता होगी और जो ऑलरेडी आपके पास कैपिटल है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा होगा, तो हम लोग एक फर्म में न्यू पार्टनर्स को एडमिशन देंगे। 2 नंबर में है जब व्यवसाय का प्रबंधन एवं संचालन है तो किसी योग्य अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो। मीन्स कि ऑलरेडी हमारा फर्म चल रहा है, उसमें अगर किसी न्यू पार्टनर्स की ज़रूरत हो और वो पार्टनर काफ़ी अनुभवी हो, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हो, तो हम लोग उस पार्टनर्स को भी फर्म में ला सकते हैं। 3 नंबर है जब किसी प्रभावशाली या विख्यात व्यक्ति को साझेदार बनाकर व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ानी हो। मीन्स कि अगर कोई सोसाइटी का, हमारे और आपके सोसाइटी का ऑलरेडी हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, चल रहा है, हम लोगों का बिजनेस चल रहा है, उसमें कोई रेप्यूटेड पर्सन है पूरे सोसाइटी का, माने प्रतिष्ठित व्यक्ति है, रेप्यूटेड पर्सन है, उसको उसका जो है वो जो पर्सन जो है, व्यक्ति जो है, उसका सोसाइटी में काफ़ी मान सम्मान है, उसको सब कोई जानता है। तो अगर वैसे व्यक्ति को अगर हम लोग अपने व्यवसाय में उसको जोड़ते हैं, मीन्स कि पार्टनर्स बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उस पर्सन को जानने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जिस समाज से वो ताल्लुकात रखता है या जिस समाज में वो रहता है और उसके पूरे लोग जानते हैं, तो उस पर्सन को अगर हम लोग पार्टनर्स बनाएंगे, साझेदार बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं उससे जानने वाले जितने लोग हैं, उससे जुड़े हुए व्यक्ति जितने भी हैं, वो हमारे व्यवसाय पे आएंगे और कहीं ना कहीं सामान खरीदेंगे, जिससे हमारे व्यवसाय का लाभ बढ़ेगा। तो हम लोग रेप्यूटेड पर्सन को जोड़ते ही इसीलिए हैं कि उसके जुड़ने से हमारे व्यवसाय काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। 4 नंबर में है जब किसी सुयोग्य एवं निष्ठावान कर्मचारी को प्रोत्साहन करने के लिए साझेदार बनाना जाना उचित प्रतीत होता है। व्यवसाय में अगर अधिकतर हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम हम लोग बराबर इस चीज़ को देखते हैं कि जितने भी हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं और उस पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, बहुत सारे वर्कर्स जो है, बहुत सारे कर्मचारी जो है वो काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें कोई ऑनेस्टी हो, फुल्ली डेडिकेटेड हो कि नहीं, जो हम जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, आपके फर्म अगर वो नौकरी कर रहा है वो पर्सन, तो एकदम जी जान तन मन से वो काम कर रहा है, समय से पहले आता है और जब तक दुकान बंद नहीं हो जाता तब तक वो नहीं जाता है, यानी कि आराम भी नहीं करता है, छुट्टी भी नहीं लेता है, इतना ईमानदार है काम के प्रति। तो अगर वैसे एम्प्लॉय को अगर हम लोग पार्टनर्स बनाते हैं, साझेदारी में प्रवेश देते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा व्यवसाय तो बढ़ेगा ही आगे काफ़ी तेज़ी से। इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि फर्म में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं
वो भी एक दिन आने वाले समय में कर्मचारी से मालिक बन सकते हैं, एम्प्लॉय से वो ऑनर बन सकते हैं। कब? तो ये इसलिए जो हम लोग एक एम्प्लॉय, ऑनेस्टी एम्प्लॉय को, फुल्ली डेडिकेटेड एम्प्लॉय को हम लोग पार्टनर्स बनाते हैं। ये हो गया हम लोग का नए साझेदारों का प्रवेश। अब यहाँ आते हैं लास्ट टॉपिक आज का कि मेन एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजन, मीन्स कि कौन कौन सा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इसके पहले भी हम लोग लेसन में कैलकुलेशन किए थे, सेक्रीफाई रेशियो निकाले थे, गेनिंग रेशियो निकाले थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट निकाले थे, रिजर्व निकाले थे, एक्यूमुलेटेड लॉस को निकाले थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ओपन किए थे, यानी कि बहुत सारे हम लोगों ने एडजस्टमेंट किए थे। ठीक वैसे यहाँ भी जब भी फर्म में न्यू पार्टनर्स आएगा या किसी तरह का चेंजिंग होगा तो कौन कौन से एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब फर्म में न्यू पार्टनर्स आएगा तो कौन कौन सा चेंजिंग करेंगे, कौन कौन सा कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये निकालना पड़ेगा क्योंकि 4 साझेदार पहले से थे, एक नए साझेदार आएगा तो अब क्योंकि अब आज के बाद से जो भी प्रॉफिट होंगी उस प्रॉफिट को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा। तो पहला हम लोग निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 2 नंबर में निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाई रेशियो। मैंने बताया कि जब भी फर्म में नए साझेदार प्रवेश करता है तो जो भी पुराना साझेदार हैं उसके लाभ के हिस्से में कमियां हो जाती हैं। तो वो कौन कौन से साझेदार हैं जिसके लाभ के हिस्से में कमियां हो गई हैं, तो उसके लिए हम लोग सेक्रीफाई रेशियो निकालेंगे। 3 नंबर में हम लोग है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी हम लोग करेंगे। उसके बाद है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो मैंने पिछले लेसन में मैंने बताया था, एकदम वैसे ही होगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी वैसे ही करेंगे। और 6 नंबर में है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो दोस्तों अब जो है मेरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको आगे का जो टॉपिक्स जो भी और भी बहुत सारे हैं उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको किसी तरह कोई डाउट नहीं होगा। यानी कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स को मैंने बताया ये कब होता है, 1932 की धारा 31(1) के अनुसार मैंने बताया। फिर साझेदार के प्रवेश पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया कि नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर्स का फर्म में क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकताएं हैं। फिर मैंने ये भी बताया कि जब भी फर्म में कोई न्यू पार्टनर्स आएगा तो हम लोगों को कौन कौन सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों ने काफ़ी बेहतर ढंग से समझा होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो जो मेरा है अगले क्लास में आएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।